हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 20th एंड 21st ऑफ अप्रैल के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर नाम क्या है? डेरेक अंडरवुड। तो रिसेंटली इनकी डेथ हो चुकी है एट द एज ऑफ 78 ईयर्स। 78 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो चुकी है। ये एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल स्पिन बॉलर रह चुके हैं। तो कौन सी कंट्री के हैं ये? डेरेक अंडरवुड। ही इज फ्रॉम यूके, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से ये थे, डेरेक अंडरवुड, राइट। Next, who has been appointed as the new brand ambassador of Space India? स्पेस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो नाम है संजना सांघी। संजना सांघी बनी है न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पेस इंडिया। स्पेस इंडिया कब एग्जिस्टेंस में आई थी? ये 2001 में एग्जिस्टेंस में आई थी। ये स्टेम एनालिसिस को प्रमोट करती है। स्टेम एजुकेशन। स्टेम एजुकेशन क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। तो इन चारों फील्ड्स में जो एजुकेशन है उसको प्रमोट करने का ये जो इंस्टीट्यूशन है ये काम करती है। ये इसरो की ही एक तरह की रजिस्टर्ड ट्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेस इंडिया, राइट। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया द रोड टू रेनेसां, अ विजन एंड एन एजेंडा। तो बुक आई है, काफी लंबा नाम है, इंडिया द रोड टू रेनेसां, अ विजन एंड एन एजेंडा। तो इसके ऑथर का नाम क्या है? इसके ऑथर का नाम है भीमेश्वर शर्ला। ऑथर का नाम क्या है? भीमेश्वर शर्ला। अब देखो, रोड टू रेनेसां, रेनेसां चाहिए तो उसके लिए थोड़ी बहुत वॉर तो होएगी ही, तो वहीं से आप इसको लिंक कर सकते हो, भीमेश्वर वॉर शर्ला, राइट। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट टू एस्टैब्लिश कॉटन टेस्ट लैब्स फॉर विच टाइप ऑफ कॉटन। कॉटन टेस्ट लैब्स गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने जा रही है टोटल 6 स्टेट्स के अंदर। इंडिया की 6 स्टेट्स के अंदर कॉटन टेस्ट लैब्स जो है वो एस्टैब्लिश करी जाएगी। तो कौन सी टाइप की कॉटन को ये प्रमोट करने के लिए है? तो ये कस्तूरी कॉटन को प्रमोट करने के लिए है, सो दैट कि जो हमारी कस्तूरी कॉटन है वो इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सके, जो बाकी के बड़े बड़े कॉटन के ब्रांड्स हैं, जैसे कि सुपीमा कॉटन हो गई, गीजा कॉटन हो गई, तो इनके साथ ये compete कर सके। तो इसीलिए ये कॉटन टेस्ट लैब्स जो है वो एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं टोटल 6 स्टेट्स के अंदर। कौन कौन सी 6 स्टेट्स है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, हरियाणा, पंजाब, गुजरात एंड कर्नाटका। अब देखो, अगर आप मैप पे इन स्टेट्स को याद करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगी। पंजाब से हम शुरू करते हैं। ऊपर पंजाब है, पंजाब के नीचे हरियाणा, फिर राजस्थान को छोड़कर यहाँ पे आ जाता है गुजरात। गुजरात के बिल्कुल साथ ही यहाँ पे महाराष्ट्र, उसके नीचे कर्नाटका, फिर ये केरला वाला जो एरिया है इसको छोड़ देना है और इस साइड आ जाएगा तमिलनाडु, राइट। तो इस तरह से 6 स्टेट्स अगर आप मैप पे विजुअलाइज करके लर्न करोगे तो इजीली लर्न हो जाएगी, राइट। Next, what is the rank of IGI airport according to Airports Council International? Airport Council International ने एक इंडेक्स रिलीज किया है, जिसके अकॉर्डिंग जो एयरपोर्ट्स है उनकी रैंकिंग करी गई है। तो उन रैंकिंग के अकॉर्डिंग ये जो रैंकिंग करी गई है इस इंडेक्स में, ये करी गई है अकॉर्डिंग टू बिजिएस्ट एयरपोर्ट। तो इस रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो इंडिया का दिल्ली एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, राइट। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जो है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, ये कहाँ पे है? ये दिल्ली में है। दिल्ली का जो एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका रैंक आया है 10th। ये 10th रैंक पे है अकॉर्डिंग टू बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 10th रैंक किसका है? दिल्ली एयरपोर्ट का है। फर्स्ट किसका है? फर्स्ट है यूएसए का एयरपोर्ट है, एटलांटा एयरपोर्ट यूएसए का। नाम, फुल नेम क्या है? हार्ट्सफील्ड जैक्सन एटलांटा, यूएसए का ये एयरपोर्ट है जो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट है,
बिजिएस्ट एयरपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का जो दिल्ली एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसका रैंक क्या है? 10th रैंक है। सेकंड है दुबई एयरपोर्ट का, थर्ड डैलस फोर्ट वर्थ यूएसए का ही है, थर्ड रैंक भी। फोर्थ रैंक लंदन का है, फिफ्थ रैंक टोक्यो का है, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ की कौन सी मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुकी है? अभी पहले भी यही थी, फिर से रीअपॉइंट हुई है, तो नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, राइट। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट हुई है, पहले भी यही थी, अब फिर से अक्टूबर से ये फिर से जो इनका सेकंड टर्म है वो शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2024 से इनका सेकंड टर्म भी शुरू हो जाएगा। रीअपॉइंट हुई है, पहले भी यही है, तो अब दोबारा से फिर से यही रीअपॉइंट हुई है। नाम क्या है? क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा, राइट। नेक्स्ट है अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं कुवैत के प्राइम मिनिस्टर। कुवैत की कैपिटल कौन सी है? तो कुवैत की कैपिटल का नाम भी क्या है? कुवैत सिटी। कैपिटल का नाम क्या है? कुवैत सिटी। तो एक बार मैप पे लोकेशन देख लेते हैं कुवैत की। ये रहा कुवैत। तो कुवैत की नेबरिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो इसके नॉर्थ में आ जाता है इराक और साउथ में आ जाता है सऊदी अरेबिया, राइट। दो कंट्रीज इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है, इराक एंड सऊदी अरेबिया। छोटी सी कंट्री है, इतनी बड़ी नहीं है, अगर मैप पे देखोगे तो बिल्कुल ही है, छोटी सी कंट्री है कुवैत, राइट। तो इसके ऊपर यहाँ पे ये इराक वाला एरिया है, तो यहाँ पे आ गया सऊदी अरेबिया, राइट। नेक्स्ट, वेयर इज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड पिच। क्रिकेट के लिए पहली जो हाइब्रिड पिच है वो कहाँ पे है? तो वो है हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में। हिमाचल प्रदेश धर्मशाला में है इंडिया की पहली हाइब्रिड पिच जो तैयार करी गई है, राइट। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड एज द लीडिंग क्रिकेटर्स, वुमेन और मेन दोनों में, राइट, इन द वर्ल्ड इन 2024 एडिशन ऑफ विजडन क्रिकेटर्स। विजडन क्रिकेटर का जो 2024 का एडिशन है, विजडन क्रिकेटर एल्मेनेक है, तो हर साल ये पब्लिश होती है। पब्लिश कौन करवाता है इसको? यूके में पब्लिश होती है ये एल्मेनेक। इसको बोलते हैं बाइबल ऑफ द क्रिकेटर्स, राइट। इसको क्रिकेटर्स का बाइबल माना जाता है, विजडम क्रिकेटर्स को। तो इसमें जो 2024 है, 2024 में किसका नाम आया है? मेन एंड वुमेन कैटेगरी में। तो एक है नेट सीवर ब्रंट और दूसरे है पैट क्यूमिंस। दोनों का नाम इसमें जो है शामिल है, मेन वुमेन दोनों का नाम इसमें इस बार 2024 का जो एडिशन है वो ऐड किया गया है, विजडम क्रिकेटर्स। तो आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बोथ, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। अब इंडिया में इलेक्शंस चल रही है, अभी 19 अप्रैल से ये शुरू हुई है। तो अब इलेक्शन इस साल हो रही है लोकसभा की, तो हो सकता है इलेक्शन कमीशन से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसीलिए एक बार इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 के अंदर जो है मेंशन है, आर्टिकल 324 डील्स विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट की बात करें तो कौन से पार्ट में आता है इलेक्शन कमीशन? पार्ट 15 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन कमीशन। 15 जो पार्ट 15 है इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 324 से लेकर 329 तक आर्टिकल्स आते हैं दैट डील्स विद द इलेक्शन कमीशन, राइट। अब इलेक्शन कमीशन बना कब था? 1950 में बन गया था, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसके साथ ही इलेक्शन कमीशन भी आ गया 1950 में। और उस टाइम पे जब इलेक्शन कमीशन बना था तो ये 1 मेंबर बॉडी थी, राइट, 1 मेंबर बॉडी थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था 1950 के अंदर, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था टिल 15 अक्टूबर 1989 तक। 1950 में बना इलेक्शन कमीशन, तो उस टाइम पे 1 मेंबर बॉडी थी, सिर्फ और सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ही हुआ करता था टिल 15 अक्टूबर 1989। तो 16 अक्टूबर 1989 को क्या हुआ था? 16 अक्टूबर 1989 में इन्होंने कुछ चेंजेस करी
इलेक्शन कमीशन में क्या चेंजेस करी? एक तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, इसमें अब एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करेगा, अब इन्होंने बोला, और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इसके अलावा 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स इसके अंदर रहेंगे। और इसके साथ ही 1989 के अंदर इन्होंने जो वोटिंग एज थी वो भी चेंज कर दी। पहले वोटिंग एज कितनी थी? 21 थी। अब इन्होंने बोला कि नहीं, 18 ईयर्स बहुत है, 18 ईयर्स के बाद यू हैव अ राइट टू वोट, राइट। तो वोटिंग एज भी चेंज कर दी और इलेक्शन कमीशन जो था उसको मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया। इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। कब जी चेंज आई थी? 1989 के अंदर। टेन्योर की बात करें तो इनका फिक्स टेन्योर होता है 6 इयर्स का। जो इलेक्शन कमिश्नर है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका टेन्योर कितना होगा? 6 इयर्स का होगा, या फिर मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? 65 इयर्स, विच एवर इज अर्लियर, राइट। विच एवर इज अर्लियर का मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन 62 इयर्स की एज में इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है या चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है तो उसको 65 इयर्स की एज में, मतलब कि 3 साल बाद उसको रिटायरमेंट अपनी लेनी होगी। रीजन भी कि 65 इयर्स मैक्सिमम एज है, तो वहां पे 6 ईयर का टेन्योर नहीं चलेगा। अगर वैसे ही कोई बंदा 50 इयर्स का है, वो इलेक्शन कमिश्नर बन गया, तो वो 6 इयर्स के बाद उसका जो टेन्योर है वो खत्म हो जाएगा, राइट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? थोड़ा सा हम करंट के साथ भी इसको रिलेट कर लेते हैं। तो करंटली जो इलेक्शन कमिश्नर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसका नाम है राजीव कुमार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार। इलेक्शंस चल रहे हैं तो नाम पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने बोला था कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे। तो 2 बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर है उनका नाम क्या है? ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। ये अभी रिसेंटली इलेक्ट हुए हैं, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। कब ये इलेक्ट हुए हैं? 14 मार्च 2024 के अंदर, राइट। अभी 1 महीना हुआ है, तो तब ये दोनों इलेक्ट हुए थे, ज्ञानेश कुमार एंड सुखबीर सिंह संधू। दोनों के नाम याद रखने हैं। राजीव कुमार कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।